गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। स्टार्टिंग में अगर डिस्कस करें, किसी भी बिजनेस को अगर हमें कंडक्ट करना है तो उसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेशन चाहिए। शुरुआत में लोगों के पास कैपिटल कम थी और शुरुआत में एक पर्टिकुलर पर्सन खुद अपनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता था, उस बिजनेस को खुद मैनेज करता था और सारा प्रॉफिट उसी के लिए अवेलेबल होता था। और इस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट को कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। शायद पढ़ा होगा आपने। इसके बाद जैसे जैसे बिजनेस के डेवलपमेंट होने लगे, बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी और लोगों ने भी महसूस किया कि अब हम अकेले ये कैपिटल अगर अरेंज नहीं कर पा रहे तो 2 जनों ने, 4 जनों ने, 6 जनों ने मिलकर इस कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बिजनेस को मैनेज किया, बिजनेस का प्रॉफिट उन्होंने आपस में शेयर किया। इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया गया? पार्टनरशिप। बट जब हम लोग बड़े बड़े बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत एक्सेस में चाहिए। तो 1 जने, 2 जने और 4 जनों की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। तो एक नया कंसेप्ट आया कि क्यों ना पब्लिक से भी कैपिटल अरेंज कर ली जाए और इसके लिए बिजनेस एंटिटीज में एक नया नाम आया और इसका नाम दिया गया कंपनी। स्टार्टिंग में कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली कंपनीज का रजिस्ट्रेशन किया जाता था, मगर अभी 2013 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। कंपनीज एक्ट 1956 की जगह अब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में सबसे पहले बातचीत करते हैं हम लोग कंपनी के बारे में कि कंपनी का मीनिंग क्या है। A company means a company incorporated or registered under the Companies Act 1956 or under any other Companies Act। तो अभी ये Companies Act 1956 अबलिश हो चुका है, इसकी जगह Companies Act 2013 काम करेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली अगर किसी कंपनी का आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, इनकॉर्पोरेट कराया है तो इसी को हम लोग कंपनी के नाम से जानेंगे। अगर कोई कंपनी है तो इस कंपनी के फीचर्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अ कंपनी में बी व्यूड एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक एंड यूज इट फॉर ए कॉमन पर्पस। बेटा काफी जने मिलकर अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे एक कॉमन पर्पस के लिए, बिजनेस कंडक्ट करना है तो बिजनेस के लिए, और इस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा वो शेयर करेंगे, आपस में इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को आप देख नहीं सकते कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जैसा दिखाई दे रहा हो वैसा कंपनी दिखाई देती हो। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक सेपरेट एंटिटी है। हैविंग ए कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी, इसका अपना एक पृथक अस्तित्व है। कंपनी खुद कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, उसके लिए पर्सन की जरूरत नहीं है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, शेयर होल्डर में और कंपनी में हमेशा ध्यान रखिए एक सेपरेट एंटिटी होती है कंपनी से, शेयर होल्डर का अपना एक अलग अस्तित्व है और कंपनी का एक अलग अस्तित्व रहेगा। एंड हैज ए कॉमन सील, अब जब कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट करना है और आपने कह दिया कंपनी तो एक सेपरेट एंटिटी है, वो खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट खुद अपने लेवल पर करेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साइनिंग अथॉरिटी तो चाहिए। तो अगर आप में से कोई भी जाके वहाँ साइन करके आ गया तो कंपनी के साइन उसमें वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो कंपनी के लिए क्या कर दिया गया, एक कॉमन सील बना दी गई। स्टाम्प होती है, स्टाम्प देखी होगी आपने, तो वैसी एक स्टाम्प होती है, एक सील होती है जो कंपनी की होती है, और अगर वो सील किसी भी पेपर पे लग गई है इसका मतलब वो साइन जो है वो कंपनी के खुद के द्वारा किए गए। Thus, it has certain special features which distinguish it from the other forms of organization। तो proprietorship concern और partnership firm के अंदर हमेशा ध्यान रखिए कॉमन सील नहीं होती है, फर्म को अपने खुद की साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती है, उसमें केवल ओनर जो होते हैं प्रोप्राइटर या पार्टनर उन्हीं को साइनिंग अथॉरिटी होती है, जबकि कंपनी के अंदर कंपनी खुद अपने लेवल पर साइनिंग अथॉरिटी रखती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, एक अलग पृथक अस्तित्व है। अगर सपोज करिए कोई पर्सन है, ये है शेयर होल्डर और यहाँ हम लोगों ने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया, तो इस शेयर होल्डर का एग्जिस्टेंस अलग होगा, कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होगा। लिमिटेड लायबिलिटी, बेटा लायबिलिटी वर्ड आपने शायद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया हो। जब कोई कंपनी बिजनेस करती है या कोई भी बिजनेस एंटिटी के अंदर बिजनेस होता है और इस बिजनेस में जितनी एसेट है उसकी कंपैरिजन में लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, कंपनी लॉस में चल रही है, तो इस लॉस का क्या होगा? इसकी 2 चांसेस है। एक
जो कंपनी के ऑनर या बिजनेस के जो ऑनर हैं वो अपनी पर्सनल एसेट से इस लॉस को पे करे तो इसे कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अगर जो पर्सन है जिन्होंने जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है उसके बाद उन्हें कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी बियर करने की रिक्वायरमेंट ना हो तो इसे कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म दोनों के अंदर ऑनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनी के अंदर जो ऑनर होते हैं उनकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब यह है कि कंपनी लगातार चलती ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी 1 साल चली 2 साल चली उसके बाद बंद हो जाएगी। यह अनवरत नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, इसे कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन। देन कॉमन सील, कंपनी की अपनी खुद की कॉमन सील है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट है, साइनिंग अथॉरिटी है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर शुरुआत में पैसा लगाया वो चाहे तो अपने शेयर को किसी दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड मे स्यू और टू बी स्यूड, यानी कंपनी पर आप दावा कर सकते हैं, कंपनी पर आप केस ठोक सकते हैं, कोर्ट में आप कंपनी को ले जा सकते हैं और कंपनी अगर चाहे तो किसी और पर्सन को अपने लिए भी कोर्ट में ले जा सकती है। तो ये कंपनी के कुछ फीचर्स हैं। अभी हम लोग बातचीत करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, काइंड्स ऑफ कंपनीज। फर्स्ट पॉइंट, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब क्या है? ये जो कंपनी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करी है, ये हम लोगों ने कंपनी बनाई है और इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर इन शेयर होल्डर ने इस कंपनी के जितने रुपए वाले शेयर लिए, सपोज करिए 100 रुपीज के शेयर लिए हैं, तो इन शेयर होल्डर की लायबिलिटी 100 रुपीज से ज्यादा नहीं होगी। इसी को कहा जाता है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। जितने शेयर कंपनी ने इशू किए और उन शेयर की जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू से ज्यादा कभी शेयर होल्डर की लायबिलिटी नहीं हो, तो इसे कहा जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इज इट क्लियर? सेकेंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जब हम लोग कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, जो भी पब्लिक कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो अपने लेवल पर एक एग्रीमेंट कंपनी से अलग करती है कि इन केस कंपनी के अंदर लॉसेस ज्यादा होते हैं तो हम लोग 5 लाख रुपए तक का अमाउंट, 2 लाख रुपए तक का अमाउंट या 50 रुपए का अमाउंट कंपनी को पे करेंगे। कब? वाइंडिंग अप के समय। तो इन्होंने गारंटी दी है, शुरुआत में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, शुरुआत में तो सिर्फ अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, बट वो गारंटी क्या दे रहे हैं कि कंपनी जब वाइंड अप होगी तो उस समय हम लोग कंपनी को लायबिलिटीज को चुकाने के लिए सफिशिएंट एसेट अगर अवेलेबल नहीं है, कंपनी के पास लॉसेस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, इनकम कम है, तो ऐसी स्थिति में हम एक सर्टेन अमाउंट कंपनी को उस समय पे करने के लिए गारंटी दे रहे हैं। और गारंटी दे दी तो आप जानते हैं कि एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं ठीक है आपकी भी नहीं सुनूंगा, राइट? तो बेटा यहाँ पर कंपनी के लिए अगर शेयर होल्डर ने गारंटी दी है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ये वाइंडिंग अप के समय के लिए गारंटी होती है। जब कंपनी चल रही हो तब तक के लिए कोई गारंटी नहीं है, कंपनी जब बंद होगी तो उस समय एक सर्टेन अमाउंट पे करने के लिए गारंटी दी जाती है, राइट? थर्ड पॉइंट इज अनलिमिटेड कंपनी। बट अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हालांकि इंडिया में, भारत में अनलिमिटेड कंपनी के लिए कह रखा है कि आप चाहें तो अनलिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, मगर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर आप लोगों से कहा जाता है कि आपको एक ऐसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है जिसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाए तो आपको अपनी पर्सनल एसेट से उस लॉस की भरपाई करनी है, क्या आप में से कोई भी पर्सन आएगा बोला हाँ साहब मेरा पैसा लगाओ? नो। बट इसी कारण इंडिया में आज तक एक भी अनलिमिटेड कंपनी नहीं है, यानी कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड नहीं होती है। हम लोग मान के चलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ही रहेगी। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनके आधार पर कंपनी को हम लोग यहाँ 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हालांकि 2 ही लिखा हुआ है बट हम टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी।
पब्लिक कंपनी के अंदर ध्यान रखिए पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी पब्लिक कंपनी में कैपिटल जो है वो 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 5 लाख की कैपिटल हो, इससे ज्यादा कैपिटल, राइट। पब्लिक कंपनी के अंदर ध्यान रखें मिनिमम से मिनिमम 7 मेंबर का होना आवश्यक। शेयर होल्डर जो होंगे कम से कम जो कितने होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए, राइट। अगर डायरेक्टर्स के बारे में बात करें जो कंपनी का मैनेजमेंट का काम देखते हैं तो मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर 3 डायरेक्टर होना कंपलसरी है। इज इट क्लियर? कंपनी अपना आपको चाहे तो शेयर मार्केट में लिस्टेड करवा सकती है। ऐसी स्थिति में इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। पब्लिक कंपनी के लिए लिखा है ए पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको हम लोग पब्लिक कंपनी के नाम से जानेंगे। हैज मिनिमम कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीस और सच हायर पेड अप कैपिटल मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड इज ए प्राइवेट कंपनी व्हिच इज ए सब्सिडियरी ऑफ व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। एक पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है तो भी उसको पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। ओके, सेकंड वन इज प्राइवेट कंपनी। बेटा प्राइवेट कंपनी का तो ध्यान रखें मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीस होनी चाहिए। यहाँ मिनिमम जो मेंबर्स या शेयर होल्डर जो कंपनी के होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। डायरेक्टर्स भी मिनिमम यहाँ पर 2 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि जो प्राइवेट कंपनी के ऑनर हैं जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी के अंदर सेकंड रेस्ट्रिक्शन है कि इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो शेयर होल्डर ये 50 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम लिमिट है 50 से ज्यादा शेयर होल्डर इसके अंदर नहीं होंगे। थर्ड प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स। आप पब्लिक को नहीं बोल सकते कि आ जाओ हमारी कंपनी के अंदर शेयर ले लो। तो फिर इसके अंदर शेयर लेगा कौन? जो कंपनी के शुरुआत के मेंबर्स हैं जिन्हें हम प्रमोटर के नाम से जानते हैं, या तो वो शेयर लेंगे या उनके फ्रेंड्स या उनके रिलेटिव ही शेयर लेंगे। पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते कि आइए हमारी कंपनी के शेयर लीजिए। फोर्थ, prohibit any invitation to acceptance of deposit from person other than its members, directors and relatives। अगर एक कंपनी है शेयर कैपिटल के रूप में तो पैसा आ गया मगर आप इस कंपनी को कुछ लोन की रिक्वायरमेंट है तो ये कंपनी पब्लिक से लोन नहीं ले सकती, राइट। इसका मतलब ये कंपनी डिवेंचर इशू नहीं कर पाएगी क्योंकि डिवेंचर तो पब्लिक से आता है। तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिवेंचर इशू नहीं कर सकती है, पब्लिक से लोन नहीं ले सकती है। तो फिर इसके पास पैसों की जरूरत है, फंड्स की रिक्वायरमेंट, तो लोन कहां से लेगी? या तो इसके शेयर होल्डर से या फिर इसके डायरेक्टर से और या फिर शेयर होल्डर और डायरेक्टर दोनों के रिलेटिव से ये लोन ले सकते। इसके अलावा किसी अदर पर्सन से लोन नहीं ले सकते। अभी इसमें एक नया क्लोज है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहे तो दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लोन ले सकते, राइट, मगर पब्लिक से कभी भी लोन नहीं ले सकते। अभी इसी के अंदर एक थर्ड पॉइंट हम लोग और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये है 1 पर्सन कंपनी और शॉर्ट में इसे बोलते हैं ऑफिस। 1 पर्सन। अगर एक सिंगल पर्सन भी है तो उसको भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का राइट है। ऐसी सिचुएशन में यहां पर जो शेयर होल्डर होंगे उसमें कितना पर्सन होगा? ओनली 1 पर्सन। केवल 1 पर्सन भी अपनी कैपिटल लगाकर एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर सकता है और कंपनी के जितने बेनिफिट है वो सारे बेनिफिट अवेल कर सकता है। ये सब बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी में बताइए डायरेक्टर्स कितने होंगे? मिनिमम 1 डायरेक्टर। कैपिटल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है वही यहाँ पर यानी 1 लाख रुपीस की मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। ये ओपीसी के कुछ बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। बट अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के बारे में बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में जितनी भी कैपिटल प्रोप्राइटर के द्वारा ऑनर के लिए द्वारा लगाई जाती है इसे कहा जाता है प्रोप्राइटर्स कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितनी भी कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा लगाई जाती है उसे बोलते हैं
पार्टनर्स कैपिटल। अब कंपनी के अंदर जितनी भी कैपिटल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कंपनी के ऑनर हैं, ये ऑनर कंपनी के अंदर जितने भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, इसी को कहा जाता है शेयर कैपिटल। कंपनी के अंदर जितना भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। हमें क्या करना है, कंपनी की जितनी भी कैपिटल है, इस कैपिटल को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो छोटा, सबसे छोटा अमाउंट जिसके पेमेंट से कोई भी पर्सन कंपनी के अंदर ओनरशिप का राइट ले सके, इसी छोटे अमाउंट को कहा जाता है शेयर, हिस्सा, अंश, टुकड़ा, जो भी आप नाम देना चाहें। तो सबसे छोटा अमाउंट जिसके पेमेंट से आप किसी कंपनी के अंदर ओनरशिप का राइट ले सकते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? शेयर। राइट बेटा, मान लेते हैं मैं आप लोगों से डिमांड करता हूं कि मुझे आप लोगों से टोटल 1000 रुपीज का अमाउंट चाहिए। अब ये 1000 रुपीज का अमाउंट आप मुझे कई तरीके से दे सकते हैं। आप चाहें तो मुझे 500 के 2 नोट दे दीजिए, तो 500 रुपीज का एक नोट हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ये शेयर है। अगर आप चाहें तो मुझे 100 रुपीज के 10 नोट्स दे दीजिए, तो 100 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। आप 50 रुपीज के चाहें तो मुझे 20 नोट्स दे सकते हैं, तो 50 रुपीज का अमाउंट क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। तो वो सबसे छोटा अमाउंट जिसके पेमेंट से कोई भी पर्सन कंपनी के अंदर ओनरशिप का राइट ले सके, इसी अमाउंट को कहा जाता है शेयर। बड़ा ये जो शेयर होगा ना, इस शेयर की फेस पर हमें उस वैल्यू को शो करना पड़ेगा जो पब्लिक को इस कंपनी को पे करना है, और जिसके पेमेंट से ये पर्सन इस कंपनी में ओनरशिप का राइट ले सकता है। और शेयर की फेस पर जो वैल्यू लिखी जाती है, इसी को कहा जाता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। राइट। अपने इंडिया में कुछ करेंसी चलती है जिसे हम लोग रुपीस के नाम से जानते हैं। ओके, क्या बताएंगे क्या क्या रुपीस के नोट अपने यहाँ चलते हैं, क्या क्या करेंसी अपने यहाँ चलती है? तो ऑब्वियसली 2000 का नोट चलता है, 500 का चलता है, 200, 100, 50, 20, 10, 5, ठीक है। बट एक बात बताओ, एक कागज के टुकड़े को देखकर आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये नोट 50 रुपीज का है या 100 रुपीज का या 200 का या 500 या 2000? और ऑब्वियसली उस नोट के फ्रंट पर आपको एक सर्टेन अमाउंट लिखी हुई मिलती है, उसके फेस पर आपको एक अमाउंट लिखी मिलती है, और इसी फेस पर जो वैल्यू लिखी जाती है इसे कहा जाता है फेस वैल्यू। तो जिस तरीके से नोट के फेस पर एक वैल्यू लिखी जाती है, इसे फेस वैल्यू बोलते हैं। उसी तरह से शेयर्स की फेस पर भी एक वैल्यू लिखी जाएगी, इसे कहा जाएगा फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इंडिया में जो इंडियन करेंसी है, इसे कौन पब्लिश करता है? आरबीआई। और उस आरबीआई के द्वारा जो ये नोट पब्लिश किए जाते हैं, उस नोट पर एक स्टाम्प लगी होती है, नाम लिखा जाता है, जिसे नाम दिया जाता है आरबीआई गवर्नर। तो एक बात बताएं कि आरबीआई का गवर्नर कितने रुपए का नोट बना सकता है? तो जितनी की इच्छा उसकी उतने का नोट बना सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी शेयर्स की फेस वैल्यू के लिए कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको इतने ही रुपए का फेस वैल्यू का शेयर इशू करना पड़ेगा। फेस वैल्यू कैन बी चेंज एनी टाइम। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कंपनी के मैनेजमेंट। तो ना किसी भी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपी हो सकती है, 2 रुपीज हो सकती है, 3 रुपीज हो सकती है, 4 रुपीज हो सकती है, 5 रुपीज हो सकती है, 10 रुपीज हो सकती है, 50 रुपीज हो सकती है, 20 रुपीज, बाटे और जो भी हम चाहें, 1000 रुपीज, 5000 रुपीज, जितना का चाहें आप उतने का शेयर इशू कर सकते हैं। ओके, तो ये है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। यहाँ तक किसी को डाउट या प्रॉब्लम ना? अब अगर इस कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर होता है गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन। और गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई है, जिसे नाम दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? आरओसी। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान के अंदर आरओसी का ऑफिस कहाँ पर है? जयपुर। और हर कंपनी पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का पूरा कंट्रोल रहता है। अगर कंपनी कोई भी वर्किंग करती है तो उस वर्किंग की इंफॉर्मेशन इसे आरओसी को देना जरूरी है। अगर किसी कंपनी को पब्लिक में शेयर्स इशू करने हैं,
हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी को पब्लिक में शेयर्स इशू करने हैं तो सबसे पहले इसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से एक ऑथराइजेशन लेना होगा कि हम इतने अमाउंट के शेयर्स पब्लिक में इशू करना चाहते हैं, और इसी कैपिटल को कहा जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होगा? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल व्हिच इज a company is authorized to issue by its memorandum of association. The company cannot raise more than the amount of capital as specified in the MOA. It is also called nominal or registered capital. तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब है वो शेयर कैपिटल जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम के दौरान पब्लिक में इशू कर सकती है, जिसके लिए कंपनी को कहां से परमिशन मिली है? आरओसी से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन मिली है। अगर आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने ऑथराइजेशन दिया है तो इसका मतलब कंपनी ने आपको या आरओसी ने आपको क्या दिया? सिर्फ एक लेटर दिया है कि हमारी तरफ से आपको परमिशन दी जा रही है, आप इतनी अमाउंट के शेयर्स पब्लिक में इशू कर सकते हैं। कब तक? अपनी लाइफ टाइम के दौरान। ना तो कंपनी के पास कोई पैसा आया है, ना कंपनी ने कोई पैसा दिया है, यहाँ पर सिर्फ ऑथराइजेशन मिला है। ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक इवेंट है। और अगर कोई इवेंट होता है तो उसके लिए कंपनी कभी कोई एंट्री पास नहीं करती है। तो बेटा ये जो ऑथराइजेशन मिला है इसके लिए कभी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी अगर इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, दोनों सिचुएशन में जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। तो फिर क्या करना होगा? कंपनी को इस ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को लिखना होगा अपने एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कि हम लोगों को इतना ऑथराइजेशन है और हम इतना कैपिटल पब्लिक में इशू कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखा तो जाता है, मगर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट का पार्ट नहीं माना जाता है। बट जब हम लोग किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो इस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखते हैं हम लोग ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हमने इसमें से पब्लिक से कितना पैसा मंगा लिया, केवल इसलिए कि अगर हमें 50 लाख रुपए का ऑथराइजेशन है तो हम 50 लाख से ज्यादा की कैपिटल पब्लिक से नहीं मंगा सकते। केवल इसको चेक करने के लिए कि ऑथराइजेशन से ज्यादा तो शेयर पब्लिक से नहीं मंगा ली है, इसलिए इसे लिखना है, मगर इसे बैलेंस शीट का पार्ट नहीं माना जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर केवल बाकी कैपिटल को ही कंसीडर करना है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से कंपनी ने एक ऑथराइजेशन लिया है कि हम अपनी लाइफ टाइम के दौरान पब्लिक में कितना शेयर्स इशू करें। आरओसी ने जो परमिशन इस कंपनी को दी है, इसी को कहा जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। द नेक्स्ट वन इज इशूड कैपिटल। अब कंपनी को अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना है और इसके लिए कंपनी को चाहिए कैपिटल। कैपिटल कहां से आएगी? शुरुआत की कैपिटल तो आती है कंपनी के प्रमोटर से, जो शुरुआत के लोग जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उन लोगों से कैपिटल आएगी, मगर इसके बाद आगे की कैपिटल कहां से आने वाली है? पब्लिक से। बड़ा पब्लिक से जब ये शेयर्स मंगाए जाते हैं तो टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से जितने अमाउंट अपन पब्लिक से अभी मंगा रहे हैं इसी को कहा जाता है इशूड कैपिटल। सपोज करिए हमारी कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपए। 50 लाख से ज्यादा तो हम लोग मंगा ही नहीं सकते, मगर अभी प्रेजेंट केस में हम लोग कंपनी पब्लिक से 35 लाख रुपीस का अमाउंट अगर मंगा रही है तो जितने अमाउंट के लिए पब्लिक को हम ऑफर कर रहे हैं इस अमाउंट को कहा जाता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग द शेयर्स अलॉटेड टू वेंडर्स एंड द सिग्नेटरीज टू द कंपनीज मेमोरेंडम। बेटा कई बार क्या होता है, कंपनी के कुछ वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स का मतलब सप्लायर्स, जिन्होंने कंपनी को मटेरियल सप्लाई किया हो, जिन्होंने कंपनी को फिक्स एसेट सप्लाई किया, तो कंपनी उनको भी ये शेयर्स वगैरह इशू कर सकती है। तो टोटल शेयर्स या तो पब्लिक को दिए हो या वेंडर्स को दिए हो या किसी अदर पर्सन को दिए हो जो कंपनी के एमओए में लिखे हुए हो कि इनको दे सकते हैं। टोटल पैसा जो पब्लिक से आपने अभी तक लिया है शेयर कैपिटल के रूप में इसे कहा जाएगा इशूड शेयर कैपिटल। द थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हम पब्लिक को बोल रहे हैं 35 लाख रुपए के शेयर हमारी कंपनी के आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर 3 कंडीशन पॉसिबल है। पहला, पब्लिक फुल इंटरेस्ट ले और 35 लाख रुपए के शेयर हमारे से ले ले। तो 35 लाख से 35 लाख के पूरे शेयर पब्लिक ने ले लिए तो इसे कहा जाता है फुल सब्सक्रिप्शन। बेटा 35 लाख की जगह
हमारे पास 70 लाख रुपए के लिए एप्लीकेशन आ गई कि हमें तो ज्यादा लेने हैं, तो इसे कहा जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। हम लोगों ने पहले कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर इशू कर सकते हैं, हमने पब्लिक को ऑफर कितना किया, अब शेयर के लिए एप्लीकेशन कितनी आ गई। इट डजंट मीन कि 70 लाख के शेयर इशू कर दोगे, आपने जितना पब्लिक को ऑफर किया उससे ज्यादा के शेयर आप इशू नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, पब्लिक हमसे 70 लाख रुपए के शेयर लेना चाह रही है और हमारे पास तो केवल 35 लाख के शेयर देने के लिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, प्रो रेटा बेसिस पर शेयर्स पब्लिक में अलॉट कर देंगे, इशू कर देंगे। और ये केस कब होगा, इसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ये है फुल सब्सक्रिप्शन और ये है बड़ा। कई बार कंपनी के अंदर क्या होता है, पब्लिक अगर इंटरेस्ट नहीं लेती है और मान लेते हैं हमारे पास टोटल 34 लाख रुपीस के ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन पब्लिक से आई, हमें 35 लाख रुपए के शेयर इशू करने थे मगर पब्लिक से सब्सक्रिप्शन कम आया, इसे क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान रखिए कि जब आपके पास कोई लेने वाला ही नहीं है तो आप जबरदस्ती किसी को ठोक के नहीं दे सकते कि नहीं लेना ही पड़ेगा। अब आप टोटल ज्यादा कितने शेयर इशू कर पाएंगे, तो इसे कहा जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल, राइट। तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है जितने शेयर पब्लिक में इशू करना चाह रहे थे उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए आई हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल व्हिच हैज एक्चुअली बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ये इशूड शेयर कैपिटल का वो भाग है जो पब्लिक के द्वारा वास्तव में कंपनी से लिया जा रहा है। When the shares offered for public subscription are subscribed fully by the public, the issued capital and subscribed capital would be the same. बड़ा जितने शेयर आप इशू करना चाह रहे हैं और अगर पब्लिक से उतने ही शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है तो जो इशूड कैपिटल और जो सब्सक्राइब कैपिटल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऑब्वियस है कि फुल सब्सक्रिप्शन के केस में और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, सेम होती है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में इशूड कैपिटल ज्यादा होगी, सब्सक्राइब कैपिटल कंपैरेटिवली कम। फोर्थ वन इज कॉल्ड अप कैपिटल। अगर हम लोगों ने पब्लिक में 35 लाख रुपए के शेयर इशू करने हैं, पब्लिक से 35 लाख शेयर के लिए अमाउंट या एप्लीकेशन भी आ रही है। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन हो सकती है, कंपनी ये 35 लाख रुपए का अमाउंट एप्लीकेशन के साथ एक साथ मंगा सकती है और कंपनी चाहे तो इस अमाउंट को पार्ट्स में, टुकड़ों में भी मंगा सकती है। बट ऐसी सिचुएशन में इस 35 लाख में से पब्लिक के द्वारा कितना अमाउंट कंपनी को डिपॉजिट करवा दिया गया, इसे कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। या टोटल कंपनी ने भी इसमें पब्लिक से कितना पैसा मंगा लिया है, इसे कहा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। मान लेते हैं एप्लीकेशन के साथ 100% पैसा मंगा लिया, तो 35 लाख रुपए हमारी सब्सक्राइब कैपिटल और पब्लिक से कॉल भी कितना कर लिया हमने, 35 लाख रुपए ही कर लिया। अगर हम लोग इनमें से 50% अमाउंट ये भी मंगा रहे हैं, 50% फ्यूचर में जब जरूरत होगी तब मंगाएंगे, तो पब्लिक से अभी हम लोग 17.5 लाख रुपीस का अमाउंट ही कॉल कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स। जितना कंपनी ने अभी तक मंगाया है इसे कहा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। द कंपनी में डिसाइड टू कॉल द एंटायर अमाउंट और पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। कंपनी के पास ये राइट है कि वो सारा पैसा एक साथ मंगाए, इस पैसे को धीरे धीरे करके पार्ट्स में मंगाए, दोनों चीज कंपनी के पास रिजर्व करनी है। Now the next one is paid up capital। बड़ा जितना पैसा हमने पब्लिक से मंगाया इसमें से भी पब्लिक ने कितना पैसा भी पे किया है, इसे कहा जाता है paid up capital। Okay, it is that portion of the called up capital which has been actually received from the shareholders। कंपनी को शेयरहोल्डर से कितना पैसा मिल गया, इसे कहा जाएगा paid up capital। When the shareholder have paid all the call amount, the called up amount is the same to the paid up capital। तो जितना अगर शेयरहोल्डर से मंगाया और उन्होंने सारा पैसा दे दिया तो कॉल्ड अप पेड अप अमाउंट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। If any of the shareholder has not paid the amount on calls, such an amount may be called as calls in area। Therefore paid up capital is equal to the called up capital minus calls in area। बड़ा शेयरहोल्डर से मंगाए 17,50,000 और मान लेते हैं कंपनी ने अभी तक 17 लाख रुपीस का अमाउंट पे किया है, तो इसका मतलब 50,000 का अमाउंट अभी भी पे नहीं किया। ये जो 50,000 का अमाउंट पे नहीं किया इसी को कहा जाता है कॉल्स इन एरिया। तो देखिए
टोटल पैसा हमने मंगाया कितना था 17.5 लाख। इसमें से पेड कितना हुआ और कॉल इन एरिया कितना रह गया 50,000। तो अगर पेड अप कैपिटल और कॉल इन एरिया दोनों को ऐड करें तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है कॉल्ड अप कैपिटल के इक्विवेलेंट होता है। ये चीज यहां पर लिखी है। द फाइनल लास्ट पॉइंट इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है कंपनी जो फंड्स की जरूरत होती है तो पब्लिक से पैसा मंगाया जाता है, मगर जब कंपनी के पास एसेट्स कम है लायबिलिटी ज्यादा है, कंपनी में काफी हैवी लॉस हो चुके हैं, कंपनी अपनी लायबिलिटीज को टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लायबिलिटीज का पेमेंट कैसे होगा इसके लिए हमने शुरुआत में पढ़ा कंपनी शेयर होल्डर की लायबिलिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया अपन ने, लिमिटेड और अनलिमिटेड। शुरू में आपने मना कर दिया था अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में हम लोग तो शेयर होल्डर नहीं बनेंगे। तो कंपनी के शेयर्स हैं, सपोज करिए 100 रुपीस की फेस वैल्यू के, तो शेयर होल्डर की जो मैक्सिमम लायबिलिटी है वो कितनी होगी 100। अगर कंपनी का शेयर 50 रुपीस की फेस वैल्यू का है तो शेयर होल्डर की मैक्स टू मैक्स लायबिलिटी कितनी होगी 50 रुपीस। कंपनी का शेयर अगर 10 रुपीस का है तो शेयर होल्डर की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी 10 रुपीस। ये तो आपको सबको पता ही है। अगर इस 100 रुपीस में से शेयर होल्डर ने फुल 100 रुपीस का अमाउंट पे कर दिया तो अब किसी भी सिचुएशन में शेयर होल्डर की फ्यूचर में कोई लायबिलिटी नहीं होगी। कंपनी में कितना भी लॉस हो जाए शेयर होल्डर को अपनी पर्सनल एसेट्स उस लॉस को बियर नहीं करना होगा। बट सपोज करिए शेयर होल्डर ने 100 रुपीस की जगह 80 रुपीस दिए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 100 माइनस 80 यानी 20 रुपीस का अमाउंट जो अभी भी क्या है अनपेड है। ये अनपेड अमाउंट शेयर होल्डर को कंपनी को पे करना पड़ सकता है कब, जब कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज को पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं हो, कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। बट मैक्सिमम लायबिलिटी होगी वो कितनी होगी 25। अभी हमने पढ़ा कंपनी का शेयर अगर 100 रुपीस का है अगर कंपनी का शेयर 100 रुपीस का है और कंपनी चाहे तो इस अमाउंट को एक साथ मंगाए या फिर चाहे तो इसे धीरे धीरे करके पार्ट्स में मंगाए। मान लेते हैं कंपनी ने शुरुआत में मंगाए हैं 30 रुपीस, उसके बाद कंपनी को रिक्वायरमेंट 20 रुपीस की, उसके बाद कंपनी को रिक्वायरमेंट 20 रुपीस की और उसके बाद कंपनी को रिक्वायरमेंट 30 रुपीस की रहेगी। बेटा ये 30 मंगा चुके हैं, 20 मंगा चुके हैं, अब इनमें से जब कंपनी को जरूरत होगी तब मंगाएंगे। कंपनी को पता है कि अगर बीच में कंपनी में लॉस ज्यादा होता है तो ये 50 रुपए तक मैक्सिमम अमाउंट मंगा सकते हैं। कंपनी क्या करती है 20 रुपए भी मंगा लेती है, मगर इन 30 रुपए में से कुछ अमाउंट अलग से एक रिजर्व में रख लेती है। बोले ये पैसा जो होगा ये हम लोग कब मंगाएंगे जब कंपनी बंद करेंगे, और अगर कंपनी में लॉस ज्यादा होंगे लायबिलिटीज को चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे तभी ये पैसा मंगाया जाएगा। तो इस 30 रुपीज में से मान लेते हैं 10 रुपीज का अमाउंट रिजर्व में रखने वाले हैं, तो 30 में से कंपनी कितना पैसा मंगाएगी फिर 20 रुपीज मंगाएगी। 10 रुपीज का अमाउंट कब मंगाया जाएगा जब कंपनी वाइंड अप होगी। तो ये जो कैपिटल रिजर्व में रखी जा रही है इसी को कहा जाता है रिजर्व। इसी का एक सिमिलर वर्ड और भी है, यह है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है किसी कैपिटल एसेट को सेल करने पर या किसी लायबिलिटी को पे करने पर अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। सपोज करिए हम लोगों ने 20 लाख रुपए की मशीन खरीदी और कोई कस्टमर ऐसा आ गया जिसको हमने इसे 25 लाख में सेल कर दिया। 20 लाख की ऐसे 25 लाख में बिकी, 5 लाख रुपए कंपनी का हुआ प्रॉफिट हुआ, ये 5 लाख रुपए प्रॉफिट कहलाता है कैपिटल रिजर्व। अभी हम कैपिटल रिजर्व के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रिजर्व कैपिटल के बारे में। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल में से कुछ पार्ट रिजर्व में रखेंगे, साइड में रखेंगे, जो कब मंगाएंगे कंपनी जब वाइंड अप होगी तभी मंगाएंगे, और वो भी कब मंगाना पड़ेगा जब कंपनी के अंदर लॉसेस बहुत ज्यादा हो, कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट नहीं। ये है रिजर्व कैपिटल।
नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स। किसी भी कंपनी के शेयर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा हो, द वन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द सेकंड वन इज इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में और इक्विटी शेयर कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब है वो शेयर कैपिटल जिन्हें हर साल कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से डिविडेंड लेने का प्रेफरेंशियल राइट हो, पूर्वाधिकार हो कि इन्हें पहले डिविडेंड पे करना होगा। तो कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस पार्ट को कहा जाता है the part of the profit which is distributed among shareholder is known as dividend। तो ये शेयर होल्डर ये कहते हैं कि भाई हम लोगों को बाकी के शेयर होल्डर पे भरोसा नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे को जितना प्रॉफिट आता है उसमें से हमारा हिस्सा पहले दे दिया जाए। तो इनका हिस्सा कितना देना है उसके लिए हम लोग एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं। सपोज करिए इट इज 9%, फॉर एग्जांपल इट इज 9%, इट कुड बी 10, 12, 15 और 8, 5 जो भी हो सकता है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और सपोज करिए 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 लाख रुपीस की। व्हाट इट डज मीन कि इन शेयर होल्डर को 9% डिविडेंड पे करना होगा। 9% भी किसका देना होगा? प्रॉफिट का नहीं, जितनी कैपिटल इन्होंने लगाई है इस कैपिटल का 9% इन्हें डिविडेंड देना होगा। 1,80,000। मान लेते हैं इस साल का कंपनी का प्रॉफिट आया 5 लाख रुपीस, तो 5 लाख में से इन शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना देना होगा? 1,80,000। मान लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट है 25 लाख रुपीस, तब भी इन शेयर होल्डर का डिविडेंड कितना होगा? मान लेते हैं इन शेयर होल्डर का प्रॉफिट या कंपनी का प्रॉफिट आया 2 लाख रुपीस, तब भी इनका डिविडेंड कितना होगा? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड है ये एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर कैपिटल के आधार पर डिसाइड किया जाता है, न कि कंपनी के प्रॉफिट के बेसिस। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होता है या फ्लक्चुएटिंग होता है? फिक्स होता है, ऑलवेज फिक्स रहेगा, ये फ्लक्चुएटिंग कभी भी नहीं। इज इट क्लियर? सेकंड इन्होंने जो कंडीशन रखी है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं कि भाई जब कंपनी बंद होगी तो सारी एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिलेगा, पहले तो एक्सटर्नल लायबिलिटी बाह्य दायित्वों को चुका देंगे, फिर जो पैसा बचेगा उसको हमें जितना पैसा हमने लगाया वो हमारे को पहले दे देना, फिर जो बचेगा बाकी का तो अपने पास रख लेना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने टोटल कितना पैसा लगाया? टोटल कंपनी की सारी एसेट को बेचकर पहले लायबिलिटीज को चुकाएंगे। अब जब शेयर होल्डर को पेमेंट करने की बारी आएगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है? 20 लाख। अगर 20 लाख से ज्यादा पैसा है तो इनको 20 लाख रुपए दे दिया जाएगा और बाकी का बचा हुआ पैसा दूसरे शेयर होल्डर के लिए रह जाएगा। और अगर 20 लाख से भी कम है तो जितना पैसा इनके हिस्से में आ रहा है उतना इनको दे देंगे, बाकी के शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं देंगे। राइट? तो ये तो हुआ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है ये इक्विटी शेयर्स। बड़ा इक्विटी शेयर का मतलब होता है वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल मींस द शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर, इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर ही किसी कंपनी के मेन ओनर होते हैं। कंपनी का सारा मैनेजमेंट इन लोगों के द्वारा देखा जाता है और कंपनी के डिसीजन लेने के जो राइट होते हैं वो भी इन्हीं के पास है। इक्विटी शेयर होल्डर का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है, डिसीजन लेने का राइट नहीं होता है, सारे डिसीजन कौन लेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इट इज इशू ऑफ शेयर्स। कैसे इशू किए जाते हैं? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है इसके लिए। मान लेते हैं हम लोगों ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, कंपनी का नाम क्या रखें? एबीसी लिमिटेड। अब ये कंपनी पब्लिक के अंदर अपने शेयर्स इशू करना चाहती है। पहले इस कंपनी को अपना प्रोफाइल बनाना होगा, कंपनी का अपना रेज्यूम सीवी बायोडाटा बनाना होगा और इस रिज्यूम को कहा जाता है प्रोस्पेक्टस।
इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपने प्रीवियस बायर की फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट करेगी, कंपनी अपने प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स सबके बारे में डिटेल देगी, हमने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया, शेयर होल्डर को कैसे बेनिफिट दिया, सब कुछ बताएगी। मगर साथ में ये भी बताना होगा कि पब्लिक से जो ये पैसा अब आने वाला है, ये कंपनी उस पैसे का क्या करेगी, कहाँ इन्वेस्ट करेगी और पब्लिक को उससे फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिला के प्रोस्पेक्टस में आपको सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, राइट। अभी पब्लिक इंटरेस्ट लेगी। अगर आपको याद हो तो आपकी फैमिली में भी कई बार अपने ब्रदर और सिस्टर के लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं देखने दिखाने के, तो उस समय भी बायोडाटा बनाया जाता है, राइट। तो बायोडाटा में सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती है। कभी ये नहीं लिखता है कि मेरी बहन लड़ती बहुत है, ये लिखा जाता है बस वो गाय है और वो भी कैसी है, 2 सींग वाली, जरूरत पड़ने पर ये लगा सकती है। तो ये बायोडाटा जो है कंपनी के सारे अच्छे पॉइंट्स को दिखाने के लिए जो शेयर होल्डर उसमें अट्रैक्ट हो सके, कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सके। अच्छा, ये प्रोस्पेक्टस बनाने का काम कौन करेगा? तो ये कंपनी सेक्रेटरी। इसी सेम टाइम पर कंपनी क्या करती है, अपने आप को एक शेयर मार्केट के अंदर क्या करेगी, लिस्टेड करवा देगी। शेयर मार्केट में लिस्टेड कराने का मतलब है कि अब इस कंपनी के शेयर मार्केट में परचेज और सेल किए जा सकते, ओके। क्योंकि जो पर्सन इस कंपनी के शेयर लेगा, अगर ये पर्सन चाहे कि मैं कंपनी को शेयर वापस दे दूं और मेरा पैसा मेरे को मिलता है, तो ऐसा नहीं होगा। इस पर्सन को शेयर बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट में ये शेयर तभी खरीदे और बेचे जा सकते हैं जब ये कंपनी शेयर मार्केट में क्या हो, ओके। थोड़ा सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। The company first issue the prospectus to the public. Prospectus is an invitation to the public that a new company has come into existence and it needs funds for doing business. प्रोस्पेक्टस में क्या बता रहे हैं, हमारी एक नई कंपनी बनी है और हम लोगों को अभी फंड्स की जरूरत है, तो आप चाहें तो हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। It contains complete information about the company and the manner in which the money is to be collected from the prospective investors. थोड़ा हर चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने क्या वर्किंग करी है, आपका पैसा आएगा, इसका कंपनी क्या करेगी और हम आपसे पैसा किस तरीके से लेने वाले। रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, बेटा अब इस कंपनी को अगर फंड्स की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है और पब्लिक तक इसको पहुंचना है, तो उसका जरिया भी क्या रहेगा, शेयर मार्केट। ये कंपनी अपने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स प्रिंट करवाए और ये एप्लीकेशन फॉर्म शेयर मार्केट के थ्रू कहां तक पहुंचेंगे, पहले पब्लिक तक पहुंचेंगे। पब्लिक इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेगी, साथ में कुछ चेक या डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनाएगी और ये पैसा कंपनी तक पहुंचाया जाएगा। इट इज नॉन एज रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। इसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी के बाद जब पैसा आ जाएगा तो कंपनी ये शेयर्स क्या करेगी, पब्लिक में अलॉट करेगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 90% अमाउंट सब्सक्राइब होना चाहिए। पब्लिक जो कंपनी के शेयर ले रही है, कम से कम कितने परसेंट शेयर ले लेने चाहिए, 90%। अगर 90% ज्यादा सब्सक्रिप्शन है तो इसे वैलिड सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, और अगर 90% से कम शेयर सब्सक्राइब होते हैं तो इसे वॉइड सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाएगा, यानी कि इसे इनवैलिड मान लिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जितना पैसा पब्लिक से आया है वो सारा पैसा पब्लिक को वापस रिफंड करना पड़ेगा, राइट। अब इसके बाद आता है इशू ऑफ शेयर्स और इससे रिलेटेड कुछ जनरल एंट्री जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।